हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल हमने अपने उत्सर्जन तंत्र को स्टार्ट किया था, और वहाँ पर कल हमने एक बात देखी थी कि जो प्राणी जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो प्राणी हैं वो टोटल 3 टाइप होते हैं: अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। अच्छा, अमोनोटैलिक का सीधा सा क्या मतलब है? ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करें। यूरियोटैलिक का ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करें। और यूरिकोटैलिक मतलब जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें। ठीक है, तो यहां तक कल हमने बात कर ली थी, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो हम आज नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। किसके बारे में बात करेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र, है ना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आज हम यहां पर बात करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो देखिए क्या है मानव उत्सर्जन तंत्र में, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा। अच्छा, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात चल रही है तो इसमें हमारे पास फिर वही 2 टॉपिक रहेंगे। एक तो रहेगा उसकी स्ट्रक्चर को लेकर, संरचना को लेकर, और एक रहेगा उसकी फिजियोलॉजी को लेकर। यानी कि उत्सर्जन तंत्र की फिजियोलॉजी, क्रियाविधि, मैकेनिज्म, मोस्टली यूरिन फॉर्मेशन, है ना, मूत्र निर्माण। तो यही 2 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। एक तो हमें पता होना चाहिए कि जो उत्सर्जन तंत्र है उसकी संरचना क्या है ना। संरचना देखने के बाद फिर हम बात करेंगे कि आखिर इसकी फिजियोलॉजी कैसे होती है, अर्थात इसमें कौन सी संरचनाएं होती हैं जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करती हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो मानव उत्सर्जन तंत्र, तो इसमें आप लिखते चलिए मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग भाग लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 वृक्क, नंबर 2 मूत्रवाहिनी, नंबर 3 मूत्राशय, और नंबर 4 है मूत्र मार्ग। लिखते चलिए आप, है ना। तो सबसे पहला है नंबर 1 वृक्क, जिसको हम किडनी बोल के चलते हैं, किडनी, है ना। इसमें मैं लिख रहा हूं मानव में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क सेम के बीज की आकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
इनकी लंबाई 10 से 11 सेमी, चौड़ाई 5 से 6 सेमी, मोटाई 2 से 3 सेमी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका बाहरी तल उत्तल तथा भीतरी तल अवतल जैसा होता है। ठीक है। इतनी सारी बातें आप नोट कीजिए पहले। अभी और है इसकी पूरी थ्योरी, पहले इसकी पूरी, अच्छा अभी जगह बची हुई है क्या? हाँ जगह है तो मैं और लिख देता हूँ, अभी तो काफ़ी जगह है नीचे। नेक्स्ट पॉइंट, इनका बाहरी तल उत्तल, भीतरी तल अवतल होता है। अवतल सतह की ओर एक गड्ढा होता है जिसे हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क धमनी वृक्क धमनी रहने दो। वृक्क धमनी हाइलम से प्रवेश करती है तथा शिरा मूत्रवाहिनी इससे बाहर निकलती हैं। ठीक है। अब तो भर गया होगा। हाँ अब इस नोट कीजिए एक बार पूरी थ्योरी को अच्छी तरीके से ना। लिख लिया? एक दो पॉइंट और हैं इसके ना, या मैं आप कहें तो ऊपर लिख देता हूं, है ना, यहां पर लिख देता हूं। ये तो आपको समझने वाली कोई बात नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है, मैं उसको ऐसे ही बता दूंगा। वृक्क धमनी, अच्छा यहां आप और लिखना चाहें ना तो तंत्रिका भी लिख देना, है ना, यानी कि वृक्क धमनी और तंत्रिका प्रवेश करती है ना, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, प्रत्येक का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इस पर पेरिटोनियम का आवरण होता है। नेक्स्ट, मानव वृक्क पश्चवृक्कक, जिसको हम मेटानेफ्रिक कहते हैं।
होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो आपको अंडरलाइन करके चलना है। ठीक है भाई, यहाँ राइट लिखें तो आप 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 से 3 सेंटीमीटर। उतार लीजिए आराम से। थ्योरी आप एक बार लिख लीजिए, फिर इसको समझेंगे सभी को एक डायग्राम के माध्यम से, अभी नहीं समझेंगे इसको, है ना। लिख ली आराम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, पूरी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, और बिल्कुल इसी प्रकार एरो लगा के आपको नोट्स बनाने हैं ना। जहाँ अंडरलाइन है वहाँ अंडरलाइन भी आप किया करो, जिससे अच्छा लगता है। ये जो सारे जो पॉइंट हमने थ्योरी में लिखे हैं ना, जब मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा उत्सर्जन तंत्र का, तो पूरी चीजें मैं उस डायग्राम में आपको क्लियर कर दूंगा, एक एक लाइन को। ठीक है, वहीं हम इसको समझेंगे। मतलब अभी हम इसको इसलिए नहीं समझ सकते हैं कि विदाउट डायग्राम ये आपकी समझ में ही नहीं आएगा अभी, है ना, कि कौन सी चीज कैसे है। चलिए, तो ब्रक हो गई भाई। सेकंड है मूत्रवाहिनी, जिसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। लिखो इसमें, हाइलम से एक पतली सकरी नलिका निकलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, मूत्रवाहिनी का अग्रभाग चौड़ा कीपनुमा होता है, जिसे पेल्विस कहते हैं। यह मूत्र को वृक्क से लाकर मूत्राशय में डालती है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, मूत्रवाहिनी के बारे में कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मूत्रवाहिनी के बाद हम बात करते हैं नंबर थर्ड, मूत्राशय, जिसको बोला जाता है ब्लेडर।
क्या बोलते हैं इसको, ब्लेडर। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कीजिए। तो ब्लेडर की हम बात करें, ब्लेडर क्या है, लिख लिया ये। चलिए यहां लिख देता हूं ब्लेडर है, एक साथ लिख लें दोनों को। यह है एक थैलीनुमा भाग है जिसमें मूत्र का स्थायी संग्रह होता है। नेक्स्ट, इसमें 700 से 800 ml मूत्र का संग्रह किया जा सकता है ना। दोनों को लिखिए एक साथ, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। छोटे छोटे से ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ये, बिल्कुल भी, है ना। लिख लिया क्या? चलिए तो मिटा दूं दोनों को ना। अब लास्ट है नंबर 4, मूत्र मार्ग, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा, है ना। इनके इंग्लिश नाम आपको याद रखने हैं ना। मूत्र मार्ग लिखिए, मूत्राशय, मूत्र मार्ग में खुलता है। यह पुरुषों में 15 सेमी लंबा व महिलाओं में 4 सेमी लंबा होता है। नेक्स्ट, इसमें अवरोधनी होती है जो मूत्र त्याग का नियंत्रण करती है। ठीक है, चलो यहीं लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, या बड़ा एरो लगा के आप यहीं पर पुरुषों के मूत्र मार्ग के 3 भाग होते हैं। नंबर 1, प्रोस्टेट भाग, यह है प्रोस्टेट 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हाँ। तो ये है हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र।
ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, थ्योरी पढ़ो, डायग्राम देखो, क्लियर समझ में आ जाता है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल। के मध्य से गुजरता है जो 2.5 सेमी लंबा होता है। नेक्स्ट है झिल्ली नुमा भाग, यह है प्रोस्टेट ग्रंथि व शिशन के मध्य होता है। 15 सेमी लंबा होता है जो शिशन से गुजरकर छिद्र के रूप में खुलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें। एक आध लाइन बच रही है क्या अभी? तो एक लाइन बच रही है, एक लाइन आ जाएगी यहाँ पे, लिख देता हूँ उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो ना, उसको मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। इसी को आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, चलिए लिख लिया। तो ये तो भाई हमारी संरचना हो गई हमारे उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है, मतलब थ्योरी हमारी कंप्लीट है। और अब जो हम बात करेंगे वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डायग्राम के बारे में बात करेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है कि आखिर हम एक मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र किस प्रकार बनाएं। समझ में आ रही मेरी बात? तो बड़े ध्यान से आप इसको समझना भाई कि किस प्रकार हमें मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको इस प्रकार ये 2 ट्यूब बनानी है, नलिका बना लेंगे आराम से। देखो ये वाली, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? इस प्रकार आप 2 ट्यूब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नली जैसी संरचना। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको यहां पे क्या करना है, इधर यहां से मैं इनको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं। ये यूं मान लीजिए,
इधर वाले पाइप से भी दो संरचनाएं जा रही हैं और इधर वाले से भी दो संरचनाएं इधर जा रही हैं। ठीक है, दोनों के कॉमन लाइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार यहां से भी इसी प्रकार दो लाइन जाएंगी। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई एक तो आपकी ये ट्यूब है, एक आपके पास ये ट्यूब है, तो इन दोनों ट्यूबों से ना ये जो चल रही हैं ये हमारी एक प्रकार की ट्यूब है, छोटी छोटी वाली, ये वाली भी। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा, तो आप पहले ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से सी आकार की संरचना, सी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल, है ना। इसको थोड़ा नीचे में बनाता हूं, बिल्कुल इस प्रकार सी आकृति, ये थोड़ा सा, चलो मैं अपने तरीके से बनाता हूं इसको ना। ऐसे, ठीक है, तो इस प्रकार आप बना सकते, नहीं बना सकते, देखो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ये दो ट्यूब बना लेने, है ना। ये ट्यूब बना लेने के बाद दो डंडे इधर और दो डंडे इधर कर देने, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो दो डंडे इधर से चल रहे हैं ना, ये दो डंडे यहां से चल के आ रहे हैं, ये इधर से भी, इससे भी और इसके भी, दोनों के कॉमन हो रहे हैं यहां पर, है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। इतना काम कर लेंगे, कर लिया इतना काम। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो पॉइंट है, इस प्रकार के घूमे हुए पॉइंट, इस लाइन को इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इससे इसको और इससे इसको। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? देखो कितना अच्छा बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार, ये इस प्रकार रहेंगे तो इसको इससे जोड़िए, यहां से इसको यहां से कनेक्ट कीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए, बस बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां से हमें दो ट्यूब, दो लाइंस इस प्रकार निकालनी है। आप देख लीजिए मैं किस प्रकार बना रहा हूं, देखिए कितना शानदार हमारा डायग्राम बन रहा है ना। बिल्कुल इस प्रकार हम डबल लाइन इसकी कर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जो है वो हमारा, अच्छा यहां पे एक मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बन के, नामांकित तो अभी नहीं है, लेकिन ये एक चित्र बन के तैयार है। ठीक है, इसका मैं नामांकन आपके सामने कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये है हमारा वायां वृक्क, ये है हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। और ये जो संरचना होती है ना, वो होती है हमारी पृष्ठ धमनी, इसको महाधमनी बोलते हैं, और ये है शिरा, ये धमनी, ये शिरा। ठीक है,
ये हैं हमारी मूत्रवाहिनी, ये हो गया मूत्राशय, और ये नीचे का हो गया मूत्रमार्ग। ठीक है, इस पे एक आवरण आप लगा सकते हैं, ये वाला आवरण, और इस आवरण का नाम है पेरिटोनियम। ठीक है, ये वाला जो गड्ढा है इधर, इसको हम बोलते हैं फाइलम। अभी इनका आपको नाम नहीं लिखना है, क्योंकि इसकी जब मैं एक अनुप्रस्थ काट और बनाऊंगा ना वृक्क की, तब इसको हम क्लियर रूप से बनाएंगे। ठीक है, तो और ये जो संरचना क्या है वो भी मैं अनुप्रस्थ काट में ही आपको बताऊंगा। तो अभी एक जनरल उत्सर्जन तंत्र में हमें केवल इतना ही इसको लेबल्ड करना है, यानी कि नामांकित करना है। ठीक है, तो एक बार इसको बना लीजिए, नामांकित करके अच्छा सा चित्र आप बना लीजिए ना। ठीक है, और एक और आप लिखना चाहें यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार में मान लो इसको, तो ये हाइलम हुआ, और इसी स्थान पर जैसे मान लीजिए हाइलम तो ये गड्ढे वाला हो गया पूरा, है ना, और ये जो एक भाग है इसको हम पेल्विस बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पेल्विस आपको जो क्लियर दिखेगा जब मैं इस वृक्क की अनुप्रस्थ काट बनाऊंगा ना, मतलब जब मैं एक सिंगल वृक्क को जूम करूंगा तब इसमें आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो ये डायग्राम बना लीजिए, और आज हम डायग्राम तक ही बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। समझ रहे आप मेरी बात को? या फिर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5-6 मिनट लगेंगे, चलो कोई बात नहीं। आप लिख लीजिए, बना लीजिए पहले इसको। सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। मानव उत्सर्जन तंत्र, तो मानव उत्सर्जन तंत्र की यदि हम बात करें तो उसका निर्माण 4 अंगों से मिलकर होता है। कौन कौन से अंग हैं वो देख लीजिए। पहला है वृक्क, दूसरी है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय, और चौथा है मूत्रमार्ग। ठीक है, तो इन 4 संरचनाएं मिलकर हमारे उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब सबसे पहले हम बात करें जैसे वृक्क की, तो देखिए मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क हैं कि नहीं, और ये जो वृक्क है ना वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना बैक साइड में, उसके दोनों साइड में होते हैं। मान लीजिए रीढ़ की हड्डी हमारी इसी स्थान पर ऐसे, तो एक वृक्क इधर और एक वृक्क इधर। ठीक है, तो मानव में कशेरुक दंड के दोनों साइड एक एक क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, आप इनकी लंबाई को याद रखिए, केवल लंबाई है इनकी 10 से 11 सेंटीमीटर। बाकी आपको क्या करना है, चौड़ाई और मोटाई को उनके आधी आधी करते हुए चलना। जैसे लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो 10 का हाफ हो गया 5, है ना। अब मोटाई की बात करेंगे तो मोटाई को और हाफ कर दो, तो 5 का हाफ क्या, 2.5। समझ में आ गई बात। तो लंबाई चौड़ाई मोटाई हमें क्लियर याद हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको वो लंबाई चौड़ाई याद करनी है ना। इनकी आकृति की यदि हम बात करें
तो सेम के बीज जैसी आकृति के होते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो आकृति होती है वो सेम के बीज की होती है। ठीक है, तो सेम के बीज जैसी इसकी आकृति होती है। लंबाई चौड़ाई हमें पता चल गया। इसका जो बाहरी तल है वो उत्तल होता है। आप देख सकते हैं ये जो है वो उत्तल है। उत्तल दर्पण का आपने चित्र देखा है सभी ने, है ना। तो उत्तल जैसी, और इसका जो भीतरी तल है वो अवतल जैसा होता है। इस चीज को भी मैं क्लियर जब अनुप्रस्थ काट बताऊंगा तब आपको बताऊंगा किस प्रकार ये उत्तल और किस प्रकार अवतल जैसा लगता है। अभी यहाँ पे क्लियर शो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा डायग्राम है। तो इतना याद रखो, बाहर का जो तल है वो तो उत्तल जैसा और भीतर का जो तल है वो अवतल जैसा होता है ना। इसमें भीतर की ओर एक गड्ढा होता है। ये वाला जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये गड्ढा है ना, देखो ये वाला, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं हम? हाइलम। तो इस हाइलम से क्या होता है? अब देखो, जो मैंने ग्रीन कलर से यहां से निकाली है ना ये संरचना, ये पता है क्या है? ये जा रही है एक धमनी और एक सिरा। क्या क्या जा रही है? वृक्क धमनी जा रही है। ये क्या जा रही है? वृक्क धमनी। इसके लिए भी धमनी जा रही है और यहां के लिए भी धमनी जा रही है। तंत्रिका सिरा जो मैंने प्रवेश करने वाली और निकलने वाली लिखाई थी ना, वो यहाँ पे है, धमनी है और सिरा है। ये इसको जोड़ के रखती हैं। ठीक है, ये जो संरचना है ये इतना मान के चलो आप कि ये छोटी छोटी धमनिका हैं। धमनी है जिसको हम वृक्क धमनी बोल के चलते हैं, रीनल आर्टरी बोल के चलते हैं, है ना भाई। ये क्या है? पृष्ठ महाधमनी। अच्छा, इसको मैंने धमनी लिख दिया, ये महाधमनी करो, ये महाशिरा लिखो। ये पश्च महाशिरा, ये पृष्ठ महाधमनी। तो ये महाधमनी है और महाधमनी से छोटी छोटी धमनी निकलेंगी। तो ये छोटी छोटी धमनियां ही निकल रही हैं जिन्होंने वृक्क को पकड़ रखा है। समझ में आ गई बात? हाँ। और यहां मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो हमारा दायां वृक्क है, ये रहा दायां वृक्क, वो बाएं वृक्क की तुलना में थोड़ा नीचे होता है। ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे होता है। आप देख सकते हैं, देखो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये सीधे नहीं है। क्यों? इसके ऊपर लीवर उपस्थित होता है, यकृत। जो हमारा दायां वृक्क है उसके ऊपर लीवर के उपस्थित होने के कारण ये थोड़ा सा नीचे होता है और जो बायां है वो थोड़ा ऊपर होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी, और इस पर जो आवरण है वो किसका है? पेरिटोनियम का आवरण है। तो ये हमारी किडनी है भाई, बहुत नॉर्मल है। नेक्स्ट मूत्रवाहिनी कि ये देखो इसके पेल्विस भाग से निकल रही है, हाइलम भाग से निकल रही है एक पतली सक्रिय नलिका जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसका काम क्या है? वृक्क से मूत्र को लेकर कहाँ? मूत्राशय में डालना। ठीक है, मूत्राशय में डालना इसका काम होता है भाई। समझ गए आप? फिर हम नेक्स्ट बात करें कि जो मूत्रवाहिनी है उसका जो अग्रभाग है वो एक चौड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? पेल्विस। तो ये जो पूरा चौड़ा भाग आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए इसका अग्रभाग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेल्विस बोलेंगे। तो ये मूत्रवाहिनी है। मूत्राशय की मैं बात करूं तो जो मूत्राशय वो एक थैलेनुमा संरचना होती है, त्रिकोणीय उसकी आकृति होती है और इसमें मूत्र 700 से 800 ml का क्या कर सकते हैं हम? संग्रह कर सकते हैं मूत्र का। यूरिन होता है ना, मूत्र, वो बनता तो वृक्कों में है और उसको हमारी यूरेटर कहाँ पे लेके आती हैं? ब्लेडर में लेके आती हैं। तो ब्लेडर में हम कितने ml मूत्र का संग्रह कर सकते हैं? 700 से 800 ml मूत्र का। इससे ज़्यादा जैसे ही होता है फिर हमें वो बाहर विसर्जित करना पड़ता है। ठीक है, और यह है मूत्र मार्ग। जो मूत्राशय है वो मूत्र मार्ग में ओपन होता है। पुरुषों में जो मूत्र मार्ग की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं, जबकि महिलाओं में इसकी जो लंबाई होती है
4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, हाँ। तो ये है हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, थ्योरी पढ़ो, डायग्राम देखो, क्लियर समझ में आ जाता है, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।